हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आज यानी 23 सितंबर को ही हुआ है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है और लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर बेस्ड है, इसलिए ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आने वाले जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए करेंगे पहले सेक्शन ए। एक बात और देखो, इस पूरे पेपर में 39 क्वेश्चन हैं और सभी 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं। तो सेक्शन ए देखते हैं पहले। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाई डज इंक्रीज्ड बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्रिएट ए चैलेंज फॉर सेलुलर नीड्स। देखिए पहले इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज नॉट ऑल सेल्स रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो सेल है ना, वो सभी सेल डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। कुछ सेल्स इंटरनली भी काम कर रहे होते हैं, चाहे फिर वो वेस्ट रिमूवल के लिए काम कर रहे हों, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन के लिए काम कर रहे हों, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसी अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो वहाँ पर एक ही सेल होता है और उसी को सारा कुछ काम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए कई सारे फंक्शन रहते हैं, तो एक चैलेंज होता है सेलुलर नीड्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए प्लांट लाइक कैस्कुटा, कैस्कुटा जिसको हम अमरवेल भी बोलते हैं, ए प्लांट लाइक कैस्कुटा रैप्स इटसेल्फ अराउंड अ होस्ट प्लांट एंड ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट विदाउट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट कैस्कुटा? तो देखो कैस्कुटा क्या होता है। कैस्कुटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। कैस्कुटा आपने देखा होगा किसी पेड़ के चारों ओर अपने आप को लपेट लेगा, यानी कि मतलब कि बेल टाइप की होती है। आपने देखा होगा ग्रीनिश थोड़ी सी, और जो ऑरेंज या येलो टाइप की ये होती है। ठीक है, कुछ बच्चे तो हमारे मैगी टाइप की बोलते हैं उसको। तो ये क्या करेगी, अपना खुद तो खाना बनाती नहीं है, खुद खाना नहीं बनाती, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, जिस प्लांट के ऊपर भी है उसका खाना चुराती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे क्या, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए पर्सन स्मेल्स फूड, एक पर्सन फूड को स्मेल करता है, रिकॉल्स मेमोरी ऑफ ईटिंग इट लास्ट वीक एंड स्टार्ट सलाइवेटिंग। देखो एक पर्सन कोई देखो फूड को स्मेल भी कर सकता है, क्या उसने पिछले हफ्ते खाया था खाने में, वो भी उसकी मेमोरी में रहता है, और फिर कई बार जो खाने के बारे में सोच के या खाने को देख कर सलाइवा उसके मुंह में आने लगता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन इंटरप्रेटिंग दिस कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। ये सारी की सारी प्रक्रिया ये जो चलती हैं ब्रेन में, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर है फोर ब्रेन। और अगर मैं फोर ब्रेन की ही बात करूं तो इसी के अंदर अगर एक स्पेसिफिक पार्ट की बात करूं तो इसमें भी होता पर्टिकुलरली सेरेब्रम। मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं कलर थोड़ा चेंज करके आपको बताता हूँ। सेरेब्रम, ये भी याद रखना, कई बार आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेरेब्रम फोर ब्रेन के में भी कौन सा, सेरेब्रम। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी आपकी मेमोरी फीड रहती है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, ए साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स दैट अ सिग्नल रीचेस ऑलमोस्ट ऑल सेल्स इन ए प्लांट इवन दो प्लांट लैक अ नर्वस सिस्टम। देखिए एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि भाई जो सिग्नल होते हैं वो प्लांट के अंदर सभी सेल्स तक पहुंचते हैं, इवन देखो चाहे उसके अंदर नर्वस सिस्टम ही नहीं होता। भाई देखो प्लांट सेल में मतलब प्लांट बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो यहाँ पे कौन से टाइप का कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर है इसका आंसर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए सेल डिवाइड्स एंड गिव्स राइज टू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, दीज डॉटर सेल्स आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। बिल्कुल ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस? ये तो आपने आराम से पढ़ा होगा, मतलब ये आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर होगा ये डीएनए कॉपिंग वाला। क्या इसका रीज़न है? डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। जब डीएनए कॉपी होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो क्या होता है, इसमें काफ़ी केमिकल रिएक्शंस होती हैं दैट में इंट्रोड्यूस माइनर वेरिएशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ रिसर्चर्स डिस्कवर अ न्यू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। चलिए रिसर्च की जो टीम है या रिसर्चर्स को एक न्यू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मिला दैट रिप्रोड्यूसेस यूजिंग अ मेथड डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फ्यूजन। अब भाई सिंगल सेल, ये सिंगल सेल का कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है बाइनरी फ्यूजन से, बडिंग से या मल्टीपल फ्यूजन से डिफरेंट है। व्हाट वुड दिस इम्प्लाई? तो देखिए
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इवन अमॉन्ग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी रिप्रोडक्टिव डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन ए पर्सनस हार्ट बीट इंक्रीजेस एंड ब्रीदिंग बिकम्स रैपिड। भाई देखो, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो एक पर्सन की हार्ट बीट यानी धड़कनें बढ़ जाती हैं, ब्रीदिंग वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, एड्रिनल। ठीक है, आपको आंसर समझ में आ गया वो यहीं तक। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड वेयर इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन है और ये एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर असर्शन एंड रीजन स्टार्ट होते हैं। फॉलोइंग टू क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। हाँ ठीक है, असर्शन है, रीजन है, चलो ये आप ये पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। यहाँ पर असर्शन दे रखा है, एल्वियोली सर्व्स एज द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स। चलिए ये तो बिल्कुल ठीक है, एल्वियोली में ही होता है अभी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ये प्राइमरी साइट है। इसका रीज़न क्या है, देयर थिन वॉल्स एंड सराउंडिंग कैपिलरीज इनेबल एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ गैस। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस अकर विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग। असर्शन यहाँ दिया है कि रिफ्लेक्स एक्शन बिना कॉन्शियस थिंकिंग के होता है। इसका रीजन, दिस इज बिकॉज रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड डायरेक्टली इन द ब्रेन टू स्पीड अप द रिस्पॉन्स। अच्छा चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से आपके लिखने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन इतने ही थे, हो सकता है आगे भी होंगे, मैंने देखे नहीं अभी आगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। कोशिश करना आप इनका आंसर दे पाओ। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, बिल्कुल ठीक है। इस स्टेटमेंट पर कमेंट करके आपको जस्टिफाई इसको करना है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 11, स्टूडेंट टू अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई एक चॉइस करना है। आपको तो फिलहाल सारे के सारे करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ नेफ्रॉन्स इन द ह्यूमन किडनी, उसका नेम द सब्सटेंस रिअब्सॉर्ब्ड इन द नेफ्रॉन। ठीक है, ये सब बताना है आपको। हाउ टू प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी जितनी भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। खासतौर से आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे ना बोर्ड वाले, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने जो देखे हैं वो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आ चुके हैं ना बोर्ड को, वही क्वेश्चन है ज़्यादातर। चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। गिवन बिलो इज ए टेबल कंपेयरिंग 2 टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट के बारे में दे रखे हैं ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फिर ग्रोथ इन्वॉल्व, स्पीड, फिर ट्रिगर। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ के इनके आंसर देने हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आप ये देख लीजिए, सभी क्वेश्चन देख लीजिए। इनका आंसर आप बुक से मतलब लिख सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता तो मैं आपको बता देता हूँ, आप पूछ लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पूछा, स्टेट द पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वेयर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च रिच फूड बिगिंस। तो ये कहाँ होता है आपको बताना है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के कौन से भाग में, जहाँ पर स्टार्च रिच जो फूड होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। नेम द एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल, बहुत आसान क्वेश्चन है। माउथ से स्टार्ट होता है, कौन सा एंजाइम होता है, आई थिंक एमिलेज होता है, जो जो सलाइवरी एमिलेज है वो है, और आप इसको देख लेना एक बार। उसके बाद चलिए, अच्छा ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये सिंपल पूछ लिया। नेम एनी फूड आइटम दैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय इंडिविजुअल विद डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में कौन से खाने को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और स्टेट वाइड इज शुड बी अवॉइडेड। चलो उसके बाद हैं ये क्वेश्चन और हैं, इनको आप ये देख लीजिए। उसके बाद देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। A coastal city reports that iron object rust much faster compared to those in an inland city। देखो भाई समुद्र के पास वाला जो रीजन होता है ना, मतलब कि हम इसको कोस्टल सिटी बोल रहे हैं, जो समुद्र के पास है, जैसे कि मुंबई है,
ठीक है। तो एक जो कोस्टल सिटी है वहाँ रिपोर्ट की भी आयरन के जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें बहुत जल्दी जंग लग जाती है एज़ कम्पेयर टू जो इनलैंड सिटी जो जो थोड़े से दूर रहते हैं, मतलब कि मेन लैंड में जो रहते हैं वहाँ पर जो नमी नहीं होती, वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती। लेकिन समुद्र के पास में जो कोस्टल सिटी है वहाँ पर नमी या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इस कारण वहाँ पर जंग जल्दी लग जाती है। आपसे पूछा है क्या, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न, तो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कोरिजन का। तो क्या, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड सॉल्ट इन कोस्टल रीजन, कोस्टल एयर एक्सेलरेट रस्टिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो एनी विजिबल चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कौन सा विजिबल चेंज नहीं होता है, तो आपको आंसर इसका देना है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एडिंग डाइल्यूट HCl टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। देखिए ये है एसिड और ये है बेस। जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में हमें कोई ऐसा विजुअल चेंज नहीं दिखाई देगा। बाकी के जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेफ्टी प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब प्रिपेयर करते हैं तो इसका करेक्ट सेफ्टी प्रोसीजर क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऐड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्लोली टू वाटर वाइल स्टरिंग। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करना, ना कि वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करना, और लगातार उसको हम जो है ग्लास रॉड से स्टर करते रहेंगे, यानी कि उसको घुमाते रहेंगे। ठीक है, उसको मिलाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच पेयर ऑफ सोल्यूशन विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट व्हेन मिक्स्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ सॉल्यूशन जो यहाँ दे रखे हैं ABCD में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी या प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आंसर इसका सोडियम सल्फेट एंड बेरियम नाइट्रेट। ये आपकी NCERT बुक में भी दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम नाइट्रेट से क्या बनेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विच पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स विल रिजल्ट इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस में होगा, देख लीजिए जिसमें एसिड हो और बेस हो। देखो ऑप्शन ए, ये तो मैंने आपको अभी ऊपर रिएक्शन बताई थी ना, ये एसिड है और ये बेस है, ये क्वेश्चन में दे रखी थी। तो यहाँ क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, वाई इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉमनली एडेड टू वाटर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तब फिर वहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों ऐड करते हैं। तो देखिए इसका रीज़न साफ है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम, तो भाई देखो जो हमारा लिक्विड है उसमें फ्री आयंस तो होने चाहिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोई भी एसिड आप ऐड करते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, वो H+ आयन या H3O+ आयन रिलीज करते हैं। तो क्या होगा इसका, टू न्यूट्रलाइज द वाटर नहीं, टू कूल द इलेक्ट्रॉन्स नहीं, टू मेक वाटर मच बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर है कि हम वाटर को और अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनाने के लिए उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड्स आर बोथ 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों हमने बराबर मात्रा में ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा एसिटिक एसिड। इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए ये बात आप ध्यान रखिए, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना वो ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में बोथ रिलीज इक्वल नहीं, दोनों इक्वल तो नहीं देंगे। HCl रिलीज मोर, ये ठीक है। HCl एसिड जो होता है वो ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है और HCl एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं है और ऑप्शन डी भी नहीं है। चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और उससे पहले ये दे रखें असर्शन एंड रीज़न है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो है असर्शन दे रखा है, फूड आइटम कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स आर ऑफन मिक्सड विद एंटीऑक्सीडेंट। फूड आइटम्स जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स होता है उनमें हम एंटीऑक्सीडेंट को मिक्स करते हैं, बिल्कुल मिक्स करते हैं। रीज़न, एंटीऑक्सीडेंट स्पीड अप द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, नहीं ये गलत है, ये तो उल्टा बता दिया। एंटीऑक्सीडेंट स्पीड अप नहीं करते ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, असर्शन करेक्ट है, रीज़न इसका गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो एक एक्टिविटी है, एक स्टूडेंट बर्न्स करता है मैग्नीशियम रिबन एंड एड्स हॉट वाटर टू द वाइट एश फॉर्म। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट कलर की राख उसमें से बनती है। अब इस राख में ऑन एडिंग फिनोप्थलीन टू द सॉल्यूशन इट टर्न्स पिंक।
आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। फिनोप्थलीन को अगर हम ऐड करते हैं किसके साथ, अगर बेस है, अगर फिनोप्थलीन को बेस के साथ उसमें ऐड करते हैं तब फिर पिंक कलर देता है। क्या देता है, पिंक कलर आपको वो देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द एस। तो एस का नेचर क्या हुआ, एस का नेचर है बेसिक, एस का नेचर है क्या, बेसिक। अच्छा ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, चलो ठीक है, आंसर तो मैंने इसका बता ही दिया आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपको जो यहाँ से लिखने वाले क्वेश्चन सब स्टार्ट होते हैं। उसके बाद देखो आप ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए, किसी में आपको डाउट रहे ना तो आप पूछ लेना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये बाकी नीचे के क्वेश्चन आप देख लीजिए 28 में है। फिर देखो बहुत अच्छा पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है, बोर्ड का पेपर इसी तरह का आपके आते हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हैं लास्ट में, हाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी या एक्स वाई जेड, इस तरह क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन सी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ मैग्निफिकेशन यानी m की वैल्यू दे दी कितनी, -1। लेंस कौन सा दे रखा, लेंस दे रखा हमें कॉन्वेक्स लेंस। जब मैग्निफिकेशन हमारा -1 है, इसका मतलब जो इमेज जो हमारी बन रही है वो सेम साइज़ की बन रही है, सेम साइज़ की बन रही है, और माइनस यहाँ पर बताते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया जाए, तो इसको हम प्लेस करेंगे 2F पर, ठीक है। तो एट 2F पर हम इमेज उसको ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ऑप्शन सी यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द अपरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट व्हेन व्यूड थ्रू हॉट एयर राइजिंग फ्रॉम ए सरफेस। देखो ये क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन पार्ट का। अब जैसे हॉट एयर राइज हो रही है तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है और अपरेंट पोजीशन फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नहीं, बिकॉज ऑफ द एयर, नहीं, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस चेंज इन द डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द राइजिंग एयर। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 32 से पहले मतलब कि ये भी असर्शन और रीजन का ही है। क्वेश्चन नंबर 32 में है लेटर्स प्लेस्ड अंडर थिक ग्लास स्लैब अपीयर्स रेज्ड। अब देखो एक मोटा सा कोई ग्लास स्लैब, उसके नीचे अगर कुछ लिखने वाली चीज़ मतलब एक पेपर पर कुछ लिख दिया तो उसके लेटर जो है थिक दिखाई देंगे, मतलब कि वो थोड़े से ऊपर को उठे हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों, रीज़न ग्लास इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउज ऑल लाइट टू पास थ्रू इट विदाउट डेविएशन। तो देखो इसका रीज़न तो गलत है, इसका जो रीज़न है, रीज़न ये गलत है, लेकिन ये ठीक है, असर्शन ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा यहाँ से आपके फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं बार बार इस बात के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका ह्यूमन आई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी माइपिक लेंस है तो कौन सा इसमें लेंस, माइपिक आई है तो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। उसके बाद हैं अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट्स बी और सी। चलो ये भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं। फिर लास्ट में देखो ये वाला आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड है, सारे क्वेश्चन ही एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, हाँ यहीं तक ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, सॉल्यूशन जिसका आपको नहीं मिल पाता, वो आप कमेंट कीजिए, या फिर आपको कुछ और यानी कि कोई दूसरा पेपर चाहिए, या फिर आप दूसरे पेपर को कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, या आपका किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है। क्लास 10th का मैथ्स का सारा सिलेबस हम कर चुके हैं कंप्लीट। साइंस में अगर आपको किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में डाउट रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में। ओके, थैंक यू।